बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में मैंने राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बात की थी, उसकी डेफिनीशन, राइट्स की डेफिनीशन के बारे में बात की थी। और मैंने आपको दो सिविल राइट्स के बारे में बताया था कि किस तरह से हम उन राइट्स को फंक्शन करते हैं या उसको प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सिविल राइट है उसमें है राइट टू एजुकेशन, जो बुनियादी राइट है हर एक का। यानी स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो सेकेंडरी एजुकेशन है, मैट्रिक तक का एजुकेशन जो है वो कंपलसरी बनाए, नॉट ओनली कंपलसरी बल्कि मीनिंगफुल बनाए। यानी जिसमें बच्चा जो है वो स्कूल में जाता है, किसी इंस्टीट्यूशन में जाता है तो उसका वहाँ पे एटीट्यूड भी बनता है, वहाँ पे वो थोड़ा बहुत उसको स्किल भी सिखाया जाए कि अगर फर्दर वो एजुकेशन, हायर एजुकेशन ना कंटिन्यू कर सकें तो जो मैट्रिक तक उसने एजुकेशन ली है वो फजूल में ना जाए और वो उसके ज़रिए से कोई काम जो है, कोई स्किल जो है वो हासिल कर सके। स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एजुकेशन को, फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा एंड कंपलसरी एजुकेशन। स्टेट ये इंश्योर करेगा कि हर बच्चा जो है वो स्कूल तक जाए और उसको ये बुनियादी राइट जो है ये मिले। बिकॉज हम देखते हैं ना कि एजुकेशन जो है इट इज़ द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट के लिए बैकबोन है। ये ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते या हम उनको इंसानों के दायरे से निकाल लें, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि जो इंसानों के दरमियान रहने के जो तौर तरीके होते हैं, जिसमें कुछ जो है वो लेन देन का मामला और इसी तरह की कुछ और चीज़ें जो हम दूसरों के साथ रहते हुए प्रैक्टिस करते हैं, तो वो हमें सिर्फ एजुकेशन से ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये सिर्फ मेरा हक़ नहीं है, दूसरे का भी हक़ है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ाहिर जो एजुकेटेड पर्सन होता है वो आर्गूमेंट के ऊपर बात करता है, दलाइल के ऊपर बात करता है, अंडरस्टैंड भी करता है। अगर वो दलील ना दे सके तो कम से कम वो दलील को अंडरस्टैंड करता है। तो इसलिए ये एजुकेशन जो है ये कंपलसरी है। फिर दूसरी बात ये कि अगर इसी एजुकेशन के बाद बच्चा जो है वो अगर आगे जाकर कोई स्किल करता है या कोई जॉब करता है तो कम से कम जो किसी डब्बे पे कोई चीज़ लिखी हुई होती है तो वो उसको पढ़ सकता है। तो इसीलिए जैसे हम कहते हैं ना कि पुराने ज़माने में हम कहते थे कि बच्चों को इतनी एजुकेशन दो कि वो कोई ख़त जो है वो पढ़ सकें, यानी ख़त पढ़ सकें। ये हमारा क्राइटेरिया था लड़कियों की एजुकेशन के लिए। तो ये क्राइटेरिया जो है ये हर एक के लिए है कि हर एक जो है वो फिर कम से कम वो चीज़ पढ़ सके जिसके ऊपर जो है वो काम कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड जो है वो कर सकें। तो इसीलिए एजुकेशन जो है वो हर एक का राइट है और एजुकेशन के लिए हर बंदा जो है वो मुल्क के अंदर किसी भी सिटी में जा सकता है या मुल्क से बाहर भी वो एजुकेशन के लिए जा सकता है और स्टेट उसको फैसिलिटेट करेगा। यानी स्टेट जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाएगा। कुछ जो है वो तो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, लेकिन कुछ जो है वो जैसे हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस जो है वो होने चाहिए। जैसे बेसिक नीड है एजुकेशन और हेल्थ, तो इसके हवाले से स्टेट के जो स्टेट के मातहत जो है वो ये इदारे होने चाहिए। बिकॉज़ हमारे यहाँ पर लोगों के पास ना इतना पैसा है और ना ही वो इसको इतना प्रेफरेंस देते, बिकॉज़ ऑफ द पॉवर्टी वो उसको इतना प्रेफरेंस नहीं देते कि वो एजुकेशन ले लें। यानी अगर फ़र्ज़ करें कहीं पे हमारे यहाँ पर सरकारी स्कूल वगैरह है तो भी लोग बच्चों को नहीं भेजते। बाहर आप देखते हैं कि आपको बहुत सारे बच्चे जो है वो जो पॉवर्टी रिडन लोग हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो उनके बाहर भीख मांगते हैं या फिरते रहते हैं। वो उसको एजुकेशन के लिए नहीं भेजते, पैदा होते ही 3-4 साल के बाद वो उसको अर्निंग के लिए बाहर भेज देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि हर बच्चा जो है वो एजुकेशन ले ले और ताकि वो एक ख़ास उम्र तक जाए और एक ख़ास जब तक उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ नहीं बनती तो उसको जो है वो काम करने की फ़िज़िकल एक्टिविटी भी उससे ना ली जाए और वो कुछ सीख कर बाहर निकले, कुछ सीख कर जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाए। फिर उसके बाद ज़ाहिर है जब मैट्रिक तक हम एजुकेशन लेते हैं तो बच्चा जो है वो इतना मैच्योर हो चुका होता है कि वो बाहर के मामलात को हैंडल कर सकता है।
तो ये हर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे यहाँ पर आजकल हम देखते हैं कि नहीं जी, स्टेट को हॉस्पिटल्स भी प्राइवेटाइज होने चाहिए और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, बिकॉज ये गवर्नमेंट के ऊपर बोझ है। दिस हरगिज़ नहीं, गवर्नमेंट के ऊपर ये कहीं से भी बोझ नहीं है, बिकॉज़ हम गवर्नमेंट को जाकर अपने जो हमारे गवर्नमेंट है उनको हम टैक्सेस देते हैं। हर बंदा पाकिस्तान में, हर बंदा जो मज़दूर भी है, मज़दूरी करता है और अगर वो 100 रुपये कमाता है तो 100 रुपये में भी वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है इन द शेप ऑफ GST। GST की सूरत में वो हर फूड आइटम के ऊपर जो है वो टैक्स देता है। यानी हम इनकम टैक्स देते हैं, हम GST देते हैं, जिसमें एक टॉफ़ी भी अगर आप लेते हैं, एक सुई भी अगर आप लेते हैं तो उसके ऊपर भी आप जो है वो, हम लोग जो है वो टैक्सेस पे करते हैं। इसी तरह से हर किस्म के जो भी चीज़ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जी टैक्स जो है वो सिर्फ़ अपर तबका देता है या जॉब होल्डर्स देते हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन देते हैं। नहीं, टैक्स हम में से हर बंदा जो है वो पे करता है। एक बच्चा भी अगर फ़र्ज़ करे जाकर कोई टॉफ़ी लेता है, उस टॉफ़ी पे GST लगी हुई है, तो बच्चा जो है वो भी टैक्स पे करता है। तो इसीलिए जवाब में हुकूमत जो है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेट उस बच्चे को ये राइट देगा कि वो एक एजुकेटेड लाइफ जो है वो गुजार सकें। और लेकिन ये है कि ज़ाहिर है हम आगे एजुकेशन का जो नेक्स्ट ग्रेड में जाने को जो क्लेम कर सकते हैं वो सिर्फ़ उस वक़्त कर सकते हैं कि जब हम उस जिस क्लास में हैं उस क्लास को हम पढ़ें, हम उसको उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करें, उसको पास करें। एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम को पास करें, देन वी क्लेम टू बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लासेस। तब हम ये राइट जो है वो अपना यूज़ कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट क्लासेस में जाए। फिर अगर फ़र्ज़ करें हम देखते हैं कि हम मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हैं, इंटर में हम जाते हैं, तो फिर हमें कहते हैं वहाँ तो हम जी सीट्स जो है वो कम है। लेकिन ये चीज़ है कि ज़ाहिर है आप क्वालिफ़िकेशन, यानी अगर आप हायर एजुकेशन के लिए क्वालिफ़ाई करते हैं तो फिर आप हायर एजुकेशन में जाएंगे। अदरवाइज़ स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस वोकेशनल एजुकेशन का भी एहतमाम करें और लोगों को स्किल्ड, यानी नहीं है कि सिर्फ़ जो है वो 16 साल की एजुकेशन या मेडिकल की एजुकेशन या इंजीनियरिंग या लॉ, इन चीज़ों की नहीं, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वोकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको भी, या वोकेशनल जो एजुकेशन है उसके ऊपर भी कंसंट्रेट करें और सिटीजन्स को ये राइट जो है ये प्रोवाइड करे कि वो अपने लिए एक डिसेंट अर्निंग जो है वो कर सकें। नेक्स्ट जो हम देखते हैं तो वो है राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन। हर बंदे का ये राइट है कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करे, फॉलो करे, उसको प्रैक्टिस करे विदाउट डैमेजिंग और टचिंग द रिलीजन ऑफ अदर दूसरे लोगों के रिलीजन को डिस्कस किए बग़ैर, उसको डैमेज किए बग़ैर, उसको यानी टच किए बग़ैर हर बंदे को ये हक़ हासिल है कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस भी कर सकता है, वो उसको प्रीच भी कर सकता है। ये जो राइट है ये सिर्फ़ हम ये नहीं कह सकते कि ये राइट जो है ये UN के चार्टर में है या ये राइट जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये राइट जो है ये हमारे रिलीजन में भी है। अगर हम अपने होली प्रॉफिट को देखें तो उन्होंने भी माइनॉरिटीज़ को मुकम्मल राइट जो है वो दिए हैं। कहीं पे भी ये नहीं हुआ कि किसी को ज़बरदस्ती जो है वो मुसलमान बनाया गया, बिकॉज़ इस्लाम में चीज़ ये है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात। अगर आपकी नीयत नहीं है, अगर आप दिल से कलमा पढ़ने के या दिल से कायल नहीं है अल्लाह ताला की ज़ात के या इस मज़हब इस्लाम के, तो आप अगर ऊपर ऊपर कर भी लेते हैं तो उसका कोई फ़ायदा जो है वो नहीं है जब तक आप दिल से कन्विंस ना हो। तो इसलिए ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान बनाना या किसी हिंदू का मुसलमान को हिंदू बनाना या क्रिश्चियन का मुसलमान को क्रिश्चियन बनाना या मुसलमान का किसी क्रिश्चियन को मुसलमान बनाना, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ये फ़साद है। ये कहीं पे भी इसकी इजाज़त जो है वो नहीं दी जा सकती, इसीलिए कि ये बेसिक राइट है इंसान का कि वो अपने मज़हब को फॉलो करे।
और ज़ाहिर है जब मैं किसी दूसरे के मज़हब पर ऊँगली उठाऊँगी तो यकीनन वो मेरे मज़हब के ऊपर भी ऊँगली उठाएगा, बिकॉज़ वो मेरी मज़हब की इंटेंसिटी को या जिन पर्सनस को, जिन पर्सनैलिटीज़ को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ मज़हब के हवाले से, वो भी अपने उसी तरह से अपने मज़हब के पर्सनैलिटीज़ को वो रिस्पेक्ट करता है। तो जब मैं उसकी मज़हब के पर्सनैलिटीज़ को या उसके मज़हब को जो है वो अब्यूज़ करूँगी या उसके ऊपर जो है वो एतराज़ात उठाऊँगी या उसको कहूँगी कि इस तरह से ठीक नहीं है या इस तरह, तो वो भी ऑटोमेटिकली वही बात करेगा, वो भी ऑटोमेटिकली वही हरकत करेगा। तो मैं अगर फ़र्ज़ करें मेरे दिल में अपने मज़हब के जो पर्सनैलिटीज़ है जिनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरा अल्लाह ताला है, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरा कुरान है, तो मैं अगर उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ तो मुझे दूसरे की भी रिस्पेक्ट करनी होगी। बेशक अगर मैं कहती हूँ कि जी मुझे क्या पता कि फ़लाँ कौन है और ये तो इस तरह से मेरा वाला सब कुछ है, तो ये तो गलत चीज़ है, इसलिए कि यहीं से झगड़े पैदा हो जाते हैं, यहीं से फ़साद जो है वो पैदा हो जाती है। बिकॉज़ मज़हब के बारे में, मज़हब अपनी ज़बात, ज़ात, नस्ल के बारे में हर बंदा बड़ा सेंसिटिव होता है। ये चीज़ अल्लाह ताला ने उसके अंदर डाली हुई है। इसलिए इन चीज़ों के ऊपर जो है अगर हम एहतराम नहीं कर सकते किसी का, तो हमें ये भी हक़ नहीं है कि हम उनकी बेइज़्ज़ती करें और या उनके साथ किसी किस्म की ज़बरदस्ती जो है वो करें। ये सिर्फ़ हमारे ऊपर नहीं है, ये बाकी मज़ाहिब के ऊपर भी है कि बाकी मज़ाहब जो है वो यानी हर मज़हब जो है वो दूसरे का, जैसे हमारे मुल्क में हम कहते हैं कि राइट टू रिलीजन, तो राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन जो है वो इस मुल्क में रहने वाले सिर्फ़ मुसलमानों का नहीं है, ये नॉन मुस्लिम्स का भी है। तो मुसलमानों का भी ये राइट है कि वो अपने मज़हब को प्रीच करें, जिस तरह से हम बाहर के मुल्क में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं या ऐसे ममालिक में जाते हैं जहाँ इस्लाम जो है वो ऑफिशियल रिलीजन नहीं है या वहाँ पे लोग जो है वो मेजॉरिटी में नहीं हैं, तो उन लोगों के ऊपर भी ये पाबंदी आयद होती है कि वो हमें अपने मज़हब को प्रैक्टिस करने के, अपने मज़हब को प्रीच करने के, या जैसे आप देखते हैं आज़ादी दे, तो आप जैसे देखते हैं कि मगरिब में भी मसाजिद है, वहाँ पे भी जो मुख्तलिफ़ कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने रिलीजन को भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो अपने मज़हब को प्रीच भी कर रहे होते हैं और इसी में वो लोग जो है वो तरक्की करते हैं। तो इसीलिए राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन, वंस रिलीजन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ पर जिस तरह से जो है वो हम अपने रिलीजन को जो है वो ना ख़ुद प्रॉपरली प्रैक्टिस कर रहे हैं और ना हम दूसरे को उसका रिलीजन प्रैक्टिस करने देते हैं। और ये हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ लोग जो है यहाँ पे मज़हब के जो रहने वाले हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो उलझ जाते हैं। तो ये सारा का मसला जो है वो यही है कि यहाँ पे मज़हब को हमेशा सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया है या अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मज़हब जो है वो हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। कोई भी मज़हब इस चीज़ की इजाज़त जो है वो नहीं देता। इसीलिए ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम इन्वायरमेंट या वो तमाम कंडीशंस जो है वो प्रोवाइड करें जिसमें रहते हुए हर बंदा जो है वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करें, पीसफुली प्रैक्टिस करें। लेकिन हमारी ये राइट ही हमारे ऊपर ड्यूटी आयद करता है कि हम दूसरे के भी इस राइट को एक्सेप्ट करें और उसको भी ये राइट जो है ये प्रैक्टिस करने की इजाज़त दें। फिर उसके बाद एक और राइट की हम बात करते हैं, दैट इज़ राइट टू मैरिज, या हम कहते हैं कि राइट टू प्राइवेसी। तो अगर हम राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं तो राइट टू प्राइवेसी जो है वो आपकी लाइफ, आपकी करस्पॉन्डेंस, आप जो करस्पॉन्डेंस करते हैं या आप जो चाहे हम शादी अपनी मर्ज़ी से करेंगे भी हमारा राइट है। हर बंदे का ये राइट है कि वो शादी जो है वो उन तरीक़ों से करें जो तरीके जो है वो उनको बताए गए हैं, यानी अपनी मर्ज़ी से जो है, मर्ज़ी इन द सेंस के आगे जाकर हमें देखेंगे। थोड़ा सा डिस्क्राइब मैं करूँ आपको लिबर्टी के मीनिंग्स। तो लिबर्टी के मीनिंग्स, राइट्स को हम उस वक़्त बेहतर तौर पे समझ सकते हैं उसके स्पिरिट को जब हम लिबर्टी या फ्रीडम के मीनिंग्स या राइट्स के मीनिंग्स को अदर सेंस में, इन द सेंस ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम समझते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।